Hello students, in this video we'll discuss chapter number 9, Women, Caste and Reform. Student, in this video we'll talk about the condition of women in 18th and 19th century, caste system and reform. We talk about 19th century India. 19th सेंचुरी की अगर इंडिया की हम बात करें तो बेटा हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एवल सोशल कस्टम थे, जैसे कि सती प्रथा या पर्दा प्रथा। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिसेस थी ये सिर्फ एक ही सेक्शन हमारे पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती थी या उसके अगेंस्ट में थी, और वो सेक्शन था स्पेशली कौन सा सेक्शन? विमेन एंड लोअर कास्ट। बेटा बहुत सारी ऐसी खराब प्रैक्टिसेस थी जो बैडली अफेक्ट करती थी लोअर कास्ट पीपल को और वीमेन को। नाउ मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन, औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या किया गया। तो 19th सेंचुरी में जो हमारी सोसाइटी थी बेटा, उसमें औरतों को सिर्फ चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर कैद करके रख दिया जाता था। वो हाउस होल्ड तक ही कन्फाइंड थी। उनका जो एक्सेस था वो फॉर्मल एजुकेशन पे भी नहीं था। उन्हें प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं मिलते थे, ना ही तो फादर अपनी डॉटर के लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ते थे, और ना ही तो जो हस्बैंड है उनकी प्रॉपर्टी पे वीमेन का कोई राइट होता था। मतलब किसी भी कंडीशन में, भले आप बच्ची हैं, मतलब लड़की हैं, घर में है, अनमैरिड है, तो भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैरिड हो जाएंगी तो भी आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, है ना। सोसाइटी में पॉलीगैमी थी। पॉलीगैमी इटसेल्फ अ रूट कॉज ऑफ मेनी सोशल लेवल। पॉलीगैमी अकेली ही बहुत सारे सोशल लेवल का कारण बन जाती है। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? जब एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स हों तो इसे क्या कहते हैं बेटा? पॉलीगैमी। अच्छा, जब एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ होती हैं तो वो उनको प्रॉपर केयर नहीं देता है, और अल्टीमेटली ये वीमेन के इंटरेस्ट को भी हर्ट करती हैं। तो सोसाइटी अलाउ करता था मेन को कि वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस कर ले, जिससे कि जो वीमेन थी उनके इंटरेस्ट हर्ट होते थे। फीमेल इन्फेंट, मतलब जो छोटी बच्ची घर में पैदा होती थी, उसको अनवेलकम किया जाता था। लड़कियों के पैदा होने पे खुशी नहीं मनाई जाती थी, उन्हें बोझ की तरह देखा जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी शादी करने के लिए उन्हें हैवी डाउरी देना पड़ेगा। डाउरी का मतलब होता है दहेज। ठीक है, उनकी शादी होगी, शादी में क्या लगेगा? दहेज। इसीलिए जो बच्चियां होती थी, लड़कियां होती थी, उन्हें फैमिली में उनके बर्थ के टाइम वेलकम नहीं किया जाता था। और कई बार तो हम लोगों ने देखा कि फीमेल इन्फेंटिसाइड भी होता था, मतलब किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट। जब बच्चियां छोटी छोटी होती थी, कई बार आफ्टर बर्थ, कई बार आफ्टर अ ईयर, 2 मंथ आफ्टर देयर बर्थ, उन्हें मार दिया जाता था। सोसाइटी में चाइल्ड मैरिजेस थी। सोसाइटी अलाउ करती थी चाइल्ड मैरिज, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थी। छोटी छोटी लड़कियां बहुएं बन जाती थी, फिर घर के सारे काम उन्हें करना पड़ता था, जल्दी ही फिर वो मदर भी बन जाती थी। तो मतलब गर्ल की कंडीशन सच में बहुत ख़राब थी। चाइल्ड मैरिज में सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्टेड थी हमारी गर्ल्स। हिंदी सोसाइटी ग्लोरीफाई करता था उस वीमेन को जो सती हो जाती थी। अब सती मतलब आपके हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो जो उसका फ्यूनरल पायर है उसके ऊपर ही आपको बैठ के जला दिया जाएगा, इसे बोलते हैं सती। डेथ आपके हस्बैंड की हुई, मरा वो है, उसका हमने फ्यूनरल पायर करना है, उसे जलाना है, पर उसकी डेड बॉडी के साथ आपको अलाइव ही जला दिया जाएगा। कभी बेटा आप तुम लोग 8th में हो, 8th में जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही, सबने कभी ना कभी मैगी बनाई होगी, गैस पे कोई ना कोई काम किया होगा। तो जब हमें छोटा सा जल जाता है, थोड़ी जगह में कोई बर्न हो जाता है, तो हमें कितना दर्द होता है सोचो। लड़कियों ने तो स्पेशली कभी ना कभी मैगी वगैरह बनाई होगी ना, उन्हें पता होगा कि जल जाता है तो कितना दर्द होता है। तो पूरी की पूरी औरत को ही जिंदा जला देना, ये तो कितना ही इनह्यूमन था, क्रूअल था, है ना। पर वो औरतें जो सती हो जाती थी, उन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था। अब सती क्या है? आ वुमेन born टू डेथ अनविलिंगली और फोर्सिबली। विलिंगली, विलिंगली, फोर्सिबली। विलिंगली मतलब इच्छा से, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा से। कई बार फोर्सिबली उसको उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे उसके डेड हस्बैंड के ऊपर बिठा के जला दिया जाता था। इसे ही क्या कहते हैं? सती। सती समझ में आया होगा ना। It was claimed that all these cruel customs had religious sanction। और ऐसा कहा जाता था भले वो पर्दा सिस्टम हो, सती हो, अनटचेबिलिटी हो, इनको कहीं ना कहीं रिलीजियस सैंक्शंस मिले हुए थे।
इसीलिए कोई इनको क्वेश्चन नहीं करता था कि क्यों सती होना है, क्यों पर्दा रखना है, क्यों अनटचेबिलिटी करना है, लड़कियों को क्यों मार दिया जाता है। ये लोग बोलते थे कि रिलीजियस हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो धर्म है, वो इसको हाँ बोलता है। और बेटा इसीलिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियन ने डिबेट करना स्टार्ट किया कि रिलीजियस वैलिडिटी है भी चीज़ों की, कि हम लोग मन से ही किए जा रहे हैं और धर्म को बदनाम कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। ऑफ ओल्ड सोशल प्रैक्टिसेस, ये जितनी भी ओल्ड सोशल प्रैक्टिसेस हैं, इनकी रिलीजियस वैलिडिटी है कि नहीं है, इस पे डिबेट होने लगे। इन द हिंदू सोसाइटी में कुछ रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने कोट किया फ्रॉम शास्त्र। कुछ हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्मर हुए, समाज सुधारक हुए, उन्होंने शास्त्रों को कोट करते हुए हिंदू लॉ बुक्स शास्त्र हिंदू लॉ बुक शास्त्र चैलेंज किया कुछ प्रैक्टिसेस को। People who opposed reform also use the शास्त्र to justify the existing practices। देखो, शास्त्र का यूज करके कुछ लोगों ने रिफॉर्म की बात की, सुधार की बात की, पर कुछ लोग जो सुधार नहीं चाहते थे, उन्होंने भी बेस किसको ही बनाया, शास्त्र को ही बनाया और अपनी एवल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई किया। पर जब बेटा प्रिंटिंग प्रेस आ गई, न्यूज़पेपर आए, जर्नल्स आ गए, पैम्पलेट्स बनने लगे, तो ये डिबेट्स और पॉपुलर हो गए। किसके फॉर्म में? न्यूज़पेपर में डिबेट आने लगी, पैम्पलेट्स में पूछा जाने लगा, जर्नल्स में पूछा जाने लगा। तो जब से प्रिंटिंग प्रेस आई, न्यूज़पेपर आए, जर्नल्स, बुक्स आने लगी, पैम्पलेट आए, तो यहाँ पर एक पॉपुलर फॉरम मिल गया आप लोगों को इन बातों पे डिबेट करने के लिए। अनलाइक द हैंड रिटर्न मटेरियल ऑफ अर्लियर टाइम, पहले तो हाथों से लिखी बुक्स होती थी जिन्हें हम क्या बोलते थे? मेन्यू स्क्रिप्ट। प्रिंटेड मटेरियल वॉज चीप एंड हैंड एक्सेसिबल टू मच। बेटा जो प्रिंटेड मटेरियल था वो सस्ता हो गया, तो सब लोग उसको एक्सेस भी करने लगे, सबके पास वो पहुंचने लगा। नाउ इट इज़ एक्सेसिबल बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो बहुत सारे जो लोग थे had access to debates and could participate in them। अब बहुत सारे लोग किस में पार्ट करने लगे बेटा? उन डिबेट्स में जो किसके बेसिस पे हो रहे थे? रिलीजियस के बेसिस पे हो रहे थे। नाउ मूवमेंट अगेन सती, ये जो सती प्रथा थी जिसमें जिंदा औरत को हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, इसके खिलाफ क्या मूवमेंट हुई बेटा? इसके खिलाफ बोलने वाले एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय की ही कोशिशें थी कि सती को लीगल प्रैक्टिस बना दिया गया 1829 में। सती इंडिया के बहुत सारे पार्ट में प्रैक्टिस की जाती थी, ये बहुत कॉमन थी 19th सेंचुरी में। बंगाल में एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर हुए राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, ब्रह्मो सभा बनाई, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज किया कहा गया। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो सभा बनाई, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज कहा गया। कब बनाई? 1828 में। फिर बेटा वो पर्सनली खुद बहुत खिलाफ थे सती के, उनके हिसाब से ये बहुत ही हार्मफुल प्रैक्टिस थी, एविल प्रैक्टिस थी। उन्होंने गवर्नर जनरल बैंटिक से कांटेक्ट किया। किससे? उस टाइम इंडिया में गवर्नर जनरल थे विलियम बैंटिक। विलियम बैंटिक के पास गए, विलियम बैंटिक ने भी राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट किया और सती को बैन कर दिया। और एक एक्ट आया जिसके थ्रू सती लीगली बैन हो गई, वो एक्ट आया 1829 में। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो शास्त्र हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करते हैं कि विधवा रीमैरी करे, विधवा विवाह हो, मतलब जो विडो वुमेन है वापस से शादी करे, विधवा औरतें शादी करें, विधवा औरत शादी करें, ऐसा शास्त्र कभी नहीं परमिट करते, कभी नहीं बोलते। और ये भी बात है कि जो विडो वुमेन रहेगी, विधवा औरत रहेगी, वो वर्ल्डली प्लेजर को एंजॉय नहीं कर पाएगी। विडो वीमेंस विल नॉट एंजॉय द वर्ल्डली प्लेजर, ऐसा भी उन लोगों के हिसाब से शास्त्र में लिखा गया था। ये भी क्लेम करते थे वो लोग कि जो औरतें होती हैं वो अनट्रस्टवर्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। दे ऑल्सो क्लेम दैट वीमेन वर अनट्रस्टवर्दी, टू इमोशनल एंड टू लो इंटेलेक्चुअल। Hence, a widow, if allowed to leave, was likely to do forbidden things। अगर किसी विधवा महिला को
आप अलाउ करेंगे ज़िंदा रहना, उसकी सती प्रथा नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो ऐसे काम करे जो सोसाइटी परमिट नहीं करती और अपनी फैमिली को डिसग्रेस दे। इसीलिए बेटर है कि उसको ज़िंदा बिठाओ और जला दो। ये कौन बोलते थे? कुछ ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी हिंदू। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी। क्या कह रहे हैं कि भैया शास्त्र बोल रहे हैं कि इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये दुनिया में आप कुछ एंजॉय करें। ये तो अनट्रस्टवर्दी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इनका दिमाग ही कम है। इनकी अगर फिर से शादी कर दी गई या फिर से इनको दुनिया में रहने का मौका दिया तो ये फैमिली का नाम खराब करेंगे। इसलिए बेटर है इनके लिए क्या सती ही बेस्ट है। राजा राम मोहन रॉय ने इन चैलेंजेस को इन बातों को चैलेंज किया। राजा राम मोहन रॉय ये जो विचार थे, व्यूज थे, इनको चैलेंज किया उन्होंने। उनका आर्ग्यूमेंट था शास्त्रों को लेके। उन्होंने प्रूव किया दैट बिकमिंग अ सती वॉज नॉट अ रिलीजियस ड्यूटी। सती बनना रिलीजियस ड्यूटी नहीं है। कहीं किसी धर्म में नहीं लिखा है, किसी बुक में नहीं लिखा है कि सती हो ही जाना चाहिए। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी औरतें के बारे में भी बताया जिन्हें हम अनट्रस्टवर्दी नहीं कह सकते, डिसीव वीमेन नहीं कह सकते। बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी की शास्त्रों की और बहुत सारे ऐसे प्रूफ निकाले जिसमें सती को बहुत अच्छा नहीं माना गया। ये सती को 100% हर औरत को करना ही है ऐसा नहीं बोला गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना भी गलत है कि जो औरतें हैं वो अनट्रस्टवर्दी हैं, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि औरतें जितना धोखा देती हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आदमी धोखा दे देते हैं। तो ये तो गलत है। अ, वैसे तो धोखा खाना, डिसीव होना, डिसीव करना दोनों ही गलत है। इतने मूर्ख भी ना बनो कि कोई तुम्हें धोखा दे दे, और तुम्हें तो किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जो औरतें हैं उन्हें इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर कहना भी गलत है। बस बात ये है कि उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अगर उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी मिले उनके इंटेलेक्चुअल को प्रूव करने की, तो वो उनका इंटेलेक्चुअल भी मेल के इंटेलेक्चुअल जितना ही है। फाइनली ही स्टेटेड दैट ये बिल्कुल क्राइम है कि आप विडो को किल कर दें सिंपली प्रिकॉशनरी मेजर के लिए कि यार ये ज़िंदा रही तो ये कर देगी, ये ज़िंदा रही तो नाम खराब कर देगी। सिर्फ आप इस प्रिकॉशनरी मेजर के कारण उसे किल कर दे रही है, तो एक क्राइम है। और हिज आर्ग्यूमेंट अल्टीमेटली लेड टू बैन ऑन सती। और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए इसके बाद जो सती थी वो बैन हो गई। ये इतने सारे आर्ग्यूमेंट देने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। नाउ मूवमेंट्स फॉर विडोरी मैरिज, विधवाओं की वापस से शादी करवाने पे भी मूवमेंट चले। तो बेटा हमारे सोसाइटी में जो कंडीशन थी हिंदू विडोज़ की, बहुत मिज़रेबल थी, दयनीय थी। दयनीय है, मिज़रेबल थी। उन्हें सफ़ेद कपड़ा पहनने को बोला जाता था, उनसे कहा जाता था अपने बालों को शेव कर लो, टकली हो जाओ। कुछ प्रकार के फूड को भी उनको खाने से मना कर दिया जाता था, जीवन भर सफ़ेद कपड़े पहनो, टकली हो जाओ, ये मत खाओ, इसको छोड़ दो। उन्हें कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड नहीं करने दी जाती थी। ऐसा बोला जाता था कि अगर ये इनकी प्रेज़ेंस किसी रिलीजियस सेरेमनी में रही, तो ये बैड ओमेन होगा, अशुभ होगा। इसीलिए ये महिलाएँ अशुभ हैं, इन्हें इस फंक्शन से दूर रखो, क्योंकि अगर ये आ गई उस फंक्शन में, तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, कुछ ना कुछ अशुभ होगा ही। और विडो को रीमैरी भी नहीं करने दिया जाता था कि वो अगर दोबारा शादी कर लेंगी, तो ये कंडीशन से बाहर आ जाएँगी। 19th सेंचुरी में जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज़ किए, बहुत सारे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए विडोज़ की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। बंगाल में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने ओपनली विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया और प्रूव किया कि ये बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड नहीं है शास्त्र में। शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विधवाओं की दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए। विद्यासागर ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, बुराई की, आलोचना की किसकी? ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की, रूढ़िवादी हिंदुओं को विद्यासागर ने बहुत ज़्यादा समझाया कि भाई ये जो आप जितनी भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो ये गलत है, आप लोग गलत कर रहे हो। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया ऑर्थोडॉक्स हिंदूज को। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज मतलब रूढ़िवादी हिंदुओं को। गवर्नर जनरल डलहौजी ने अप्रिशिएट किया उनके एफर्ट को और विडो रीमैरिज एक्ट ले आए 1856 में।
और विद्यासागर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटा। उन्होंने पहली बार किसी विधवा की शादी करवाई, मतलब ये पहली बार था जब किसी हिंदू विडो की री मैरिज हो रही थी। और कहाँ पर हो रही थी? कलकत्ता में। कब हो रही थी? 1856 में। ठीक है बात। विडो री मैरिज वॉज ऑल्सो प्रमोटेड बाय ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज विडो री मैरिज को प्रमोट करती थी। वो ब्रह्मो समाज जिसको सेट किया केशव चंद्र सेन ने, जो ब्रोक अवे हो गए थे राजा राम मोहन रॉय से। राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्मो समाज था उससे अलग हो गए थे केशव चंद्र सेन, और इन्होंने भी विडो री मैरिज को प्रमोट किया, विद्यासागर को सपोर्ट किया। ये है बेटा केशव चंद्र सेन, ठीक है। और ये है पंडिता रमाबाई। ये कौन है? पंडिता रमाबाई। और ये क्या है? केशव चंद्र सेन। ये हैं राजा राम मोहन रॉय और ये हैं दयानंद सरस्वती। महाराष्ट्र में बॉम्बे में 1867 में प्रार्थना समाज बनी, जो भी सोशल रिफॉर्म को प्रमोट करती थी। इसके जो फाउंडर मेंबर थे उनमें थे एम.जी. रनाडे, के.टी. तेलंग, आर.जी. भंडारकर, ठीक है। ये भी प्रमोट करते थे, एडवोकेट करते थे विडो री मैरिज को। महाराष्ट्र में बनी प्रार्थना समाज कब बनी? 1867 में। ये भी सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार को प्रमोट करती थी। इसके फाउंडर थे एम.जी. रनाडे, के.टी. तेलंग, आर.जी. भंडारकर। ये भी एडवोकेट, ये भी खुश थे इस बात से कि विडो को रीमैरिज का राइट होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया बॉम्बे में 1875 में। स्वामी दयानंद भी स्ट्रांगली फेवर करते थे कि भैया विडो के लिए मैरिज होनी चाहिए। एंड इस समाज रन सेवरल होम फॉर विडोज। और जो स्वामी दयानंद थे जिन्होंने आर्य समाज बनाया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे घर बनाए, किसके लिए? विडोज के लिए, कि वो विधवा औरतें जिन्हें समाज ने अलग कर दिया है वो यहाँ आकर रह लें। स्कॉलरली पंडिता रमाबाई एस्टेब्लिश्ड शारदा सदन। पंडिता रमाबाई ने विडो के लिए एक हाउस बनाया, विडो वीमेन के लिए एक घर बनाया जिसका नाम रखा शारदा सदन। कहाँ पर? पुणे में। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन बनाया किसके लिए? विडोज के लिए। कहाँ पर था? पुणे में था। टू प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड हेल्प टू विडोज। और ये घर क्यों बनाया शारदा सदन? जिससे कि वो अकोमोडेशन दे सके, किसको? विडोज को। उनको हेल्प कर सके। अकोमोडेशन मतलब उन्हें खाना रहना सब दें, उनकी मदद करें। कंदुकुरी, कंदुकुरी वीर सालिंगम, जिन्हें वीर सालिंगम पंटुलू भी कहा जाता है, ये भी एक लीडिंग सोशल रिफॉर्मर थे। पर कहाँ के? आंध्र प्रदेश के लीडिंग सोशल रिफॉर्मर का नाम है कंदुकुरी वीर सालिंगम। उन्होंने बहुत कैंपेन किए द कॉज ऑफ विमेन, स्पेशली विडोज। विडोज के लिए बहुत कैंपेनिंग की कंदुकरी वीर सालिंगम ने। उन्होंने कैंपेन की विडो री मैरिज की, कि विधवाओं को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने विडोज होम खोले, कहाँ पर? राजा मुंड्री में। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी बेटा जो केसेस थे विडो री मैरिज के वो बहुत कम ही रहे, क्योंकि सोसाइटी हमेशा इसका अपोज ही करती रही। नेक्स्ट, मोमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है? बच्चों की शादी कर देना, है ना। ये जो कस्टम था कि छोटे छोटे बच्चों की क्या कर दी जाए? शादी कर दी जाए। इसमें क्या होता था बेटा? देखो, लड़कों के ऊपर तो कभी रोक हमारी सोसाइटी ने नहीं लगाई, पर बच्चियों का, जो छोटी छोटी लड़कियों का चाइल्डहुड छिन जाता था, उनका बचपन, उनके बचपन का प्लेजर बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। ऑफन गर्ल्स हु वर मैरिड टू मच ओल्डर मैन वर विडोड एट एन अर्ली एज। और कई बार क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियों की बड़े बड़े आदमियों से शादी कर दी जाती। लड़की होती 14 ईयर की, उसकी शादी कर दी जाती 35 ईयर के मेल से। तो ऑब्वियसली बात है, जब तक ये 25 होगी तब तक वो आदमी 45 होगा, ये 35 होगी, ये 55 हो जाएगा। हो सकता है इसी बीच इसकी डेथ हो जाए। तो बहुत ही अर्ली एज में, ये तो मैंने मिनिमम एज बताई बेटा, 40-40 साल के लड़कों की छोटी छोटी लड़कियों से शादी हो जाती थी। और बाद में जब वो बढ़ते थे तो आदमी की एज ज़्यादा होती थी, इसलिए वो मर जाता था। तो जो परसेंटेज था विडो वीमेन का, उसमें बहुत सारी
यंग लड़कियां होती थी, ठीक है। अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर जो ब्रह्मो समाज थी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, वो सक्सेसफुली कैंपेन कर रही थी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, की बच्चों की शादी ना की जाए। और एंड द अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1872, और 1872 में लड़कियों की जल्दी शादी को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? इलीगल। फाइनली ब्रह्मो समाज जो थी वो शुरुआत से कैंपेन करती रही कि भैया नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पर जब तक नियम कानून नहीं बनते कोई सुनने को रेडी नहीं होता। इसलिए 1872 में डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया छोटी छोटी एज में शादियाँ नहीं होंगी। मैरिज ऑफ गर्ल्स वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल एट अर्ली एज 1872। महाराष्ट्र में जो चाइल्ड मैरिज थी उसको कंडेम कर रहे थे रिफॉर्मर एम जी रनाडे, स्वामी दयानंद। महाराष्ट्र में कौन कौन? बंगाल में कौन बोल रहे थे बेटा? ब्रह्मो समाज। महाराष्ट्र में कौन बोल रहे थे? एम जी रनाडे और स्वामी दयानंद। इनका क्या कहना था कि छोटे बच्चों का जीवन नहीं खराब करो, उनकी शादी इतनी जल्दी नहीं करो। फाइनली कब डिक्लेयर हुआ इलीगल अर्ली मैरिज ऑफ गर्ल्स? 1872 में। 19th सेंचुरी के आते आते तो बेटा इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह डिबेट होने लगे कि क्या मैरिज की एक एज डिसाइड कर देनी चाहिए। मैरिजेबल एज पे इंडिया में भी इंग्लैंड में भी डिबेट्स होने लगे। इसको फॉलो करते हुए एज जो बनाई गई, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या बनाया गया बेटा? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कौन सा एक्ट बनाया गया? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में रेज्ड द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12। पहले 10 साल तक की लड़कियों को की शादी परमिट, 10 साल के ऊपर की लड़कियों की शादी परमिट थी। पर ये जो नया जो एक्ट आया, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट ऑफ 1891, उसने 10 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया इस एज को, जहाँ पर आप लड़कियों की शादी कर सकते हो। So the act named the Age of Consent Act 1891. It raised the age of girl from 8 to 12 years, and even the Orthodox Indians were cursing the British government, cursing the reformers, that you are ruining our society, religious customs and tradition. ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। और सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर प्रोटेस्ट करने लगे। उनको लग रहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये डेलिबरेटली हमारे इंडियन रिलीजन में, हमारे सोशल कस्टम में इंटरफेयर कर रहे हैं, जबकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कल्चर भी बहुत अच्छा है, कस्टम ट्रेडिशन सब बहुत अच्छे हैं। ये अंग्रेज़ जो हैं ये पागल हो गए हैं, ये हमारे धर्म को, हमारी सोसाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। 10 साल की लड़की की शादी होनी चाहिए, 12 साल की क्यों? चलो, तो कौन सा एक्ट बेटा? द एज ऑफ कंसेंट एज कब आया था? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में। फिर 1929 में पहला आया एज ऑफ कंसेंट, वो कब आया? 1891 में। कब आया? 1891 में, जिसके थ्रू जो एज थी वो 10 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 12। पर अभी एक और एक्ट आएगा, कब आएगा? 1929 में, जिसे कहा जाएगा शारदा एक्ट। यहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, क्या बोलेंगे? या तो शारदा एक्ट बोलेंगे या चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बोलेंगे। कब आया ये? 1929 में आया। इसने गर्ल की एज शादी की डिसाइड की 14 और बॉयज़ की डिसाइड की 18। ठीक है, तो दो एक्ट हम लोगों ने पढ़े यहाँ पर। एक पढ़ा एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, दूसरा शारदा एक्ट बोल सकते हो आप उसको, शारदा एक्ट, और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। क्या डिफरेंस आया इसमें? इसमें लड़कियों की एज बताई 14 ईयर फॉर मैरिज और बॉयज़ की 18 ईयर। मूवमेंट्स फॉर विमेन एजुकेशन, विमेंस की एजुकेशन के लिए जो मूवमेंट चले हम वो पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी में बेटा बहुत सारी जो भारतीय औरतें थीं उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जाती थी, डिनाई किया जाता था। फॉर फियर, इस डर से कि अगर उन्हें एक बार पढ़ा लिखा दिया गया तो वो हाउस वर्क को नेग्लेक्ट करेंगी, घर के काम नहीं करेंगी अगर उन्हें शिक्षा दे दी गई। पर कुछ लिबरल फैमिलीज़ ने अपनी बच्चियों को पढ़ाया, प्राइवेट ट्यूटर घर में बुलाए और उनको पढ़ने दिया।
और कुछ जो ब्रेव वुमेन थी उन्होंने सीक्रेटली छुप-छुप के अपने आप को पढ़ने दिया, कोशिश की पढ़ने की। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। उनका मानना था कि सबसे पहले काम तो यही होना चाहिए कि हम औरतों की स्थिति को सुधारें, और औरतों की स्थिति को सुधारना है तो उन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो पहला कैंपेन था विमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने वो लॉन्च किया हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो ने। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो एक पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और रिफॉर्मर भी थे। किस टाइम के बेटा? जिस टाइम में राजा राम मोहन रॉय थे उसी टाइम में। एंड अ टीचर एट हिंदू कॉलेज के टीचर हैं। राजा राम मोहन के टाइम के रिफॉर्मर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पोएट हैं, नाम है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। उन्होंने एनकरेज किया कि रैशनली सोचने की ज़रूरत है और रैशनली चैलेंज करने की ज़रूरत है सोशल एविल्स को। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें डिरोजियंस कहा गया। स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट, और जो डिरोजियंस थे उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट भी स्टार्ट किया। उन्होंने डिमांड की कि भैया औरतों की कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए जाए। बिसाइड्स कैंपेनिंग के अलावा besides campaigning for peasants' rights and freedom of the press। बेटा उनका सिर्फ एक ही काम नहीं था कि औरतों के लिए बात करते रहे, वो पीजेंट के राइट, किसानों के राइट की बात भी कर रहे थे, प्रेस की फ्रीडम की बात भी कर रहे थे, और साथ ही साथ वो औरतों के लिए भी कैंपेन कर रहे थे कि इन्हें पढ़ा दिया जाए, पढ़ने दिया जाए। कौन कौन थे वो? विवियन डिरोजियो। और इनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया? डेरोजियंस। 1820 में बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया आई और स्कूल्स खोले। किसके लिए? इंडियन गर्ल्स के लिए, पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। 1820 में क्रिश्चियन मिशनरीज आई, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल खोले पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। 1849 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हेल्प J.E. Drinkwater Bethune started a girl school। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसको हेल्प की? जेई ड्रिंक वाटर बैथुन को, जिससे कि एक गर्ल स्कूल स्टार्ट हुआ जिससे बैथुन स्कूल कहा गया। बैथुन स्कूल कहा गया। ये स्कूल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। एज अ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स विद्यासागर एस्टेब्लिश मेनी गर्ल्स स्कूल। विद्यासागर ने बहुत सारे गर्ल्स स्कूल खोले। एज अ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल विद्यासागर एस्टेब्लिश मेनी गर्ल्स स्कूल्स, बहुत सारे गर्ल्स स्कूल हुए। जो ब्रह्मो समाज थी, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, वो भी काम कर रही थी एजुकेशन पे, किसकी? गर्ल्स की एजुकेशन पे, और वो भी बहुत सारे स्कूल्स खोल रही थी लड़कियों के लिए। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ज्योतिराव गोविंद राव फुले थे, ठीक है, फॉन्डली कॉल ज्योतिबा, उन्हें प्यार से लोग ज्योतिबा भी कहते थे। उन्होंने भी लो कास्ट गर्ल्स, नीची जाति की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ज्योतिबा एजुकेटेड इज वाइफ सावित्री बाई। ज्योतिबा ने अपनी बीवी, उनकी जो वाइफ थी, उन्हें, जिनका नाम था सावित्री बाई, उन्हें पढ़ाया और अपॉइंटेड हर एज अ टीचर इन एज स्कूल। अपने स्कूल में उन्होंने अपनी वाइफ को टीचर बना के ले आए, पहले तो उन्हें पढ़ाया। ज्योतिबा का पूरा नाम क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उन्हें प्यार से फॉन्डली क्या कहते हैं? ज्योतिबा। ज्योतिबा ने किसको एजुकेशन दी? अपनी वाइफ को। बहुत सारी लड़कियों के लिए, लो कास्ट गर्ल्स के लिए स्कूल खोले और स्कूल में टीचर बनाया अपनी ही वाइफ को। अगर हम अलीगढ़ चलें तो अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने प्रमोट किया कि मुस्लिम औरतों की जो कंडीशन है उसमें भी रिफॉर्म आनी चाहिए, सुधार आनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान एट अलीगढ़ प्रमोटेड रिफॉर्म्स इन reforms for Muslim women. He also want to improve the condition of Muslim women. He promoted women's education. उन्होंने भी औरतों की एजुकेशन को प्रमोट किया। उन्होंने पर्दा सिस्टम को, पर्दा सिस्टम को, जो घूंघट रखती है ना, अपने में गाँव में लड़कियाँ औरतें देखी होंगी अपने सर को पल्लू से ढक लेती हैं, उस पर अटैक किया, जिससे जो वीमेन होती हैं वो सेक्लूशन में रहती हैं। उसने बिल्कुल ओपनली, कि इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने ओपनली अपोज किया पॉलीगैमी को, कि भैया एक हस्बैंड की एक ही वाइफ, एक वाइफ का एक ही हस्बैंड होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। द मुस्लिम सिस्टम ऑफ ईजी डिवोर्स, उन्होंने बहुत बुराई की पॉलीगैमी की। उन्होंने बोला ये जो मुस्लिमों में तलाक 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 के डिवोर्स हो जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए।
रुकैया शेखावत हुसैन ने शेखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल खोले। मुस्लिम गर्ल्स के लिए किसने? रुकैया शेखावत हुसैन ने शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल्स खोले लड़कियों के लिए। कहाँ पर? भागलपुर में। द स्कूल वॉज लेटर शिफ्टेड टू कलकत्ता, और बाद में इस स्कूल को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया बेटा? कलकत्ता। अब बेटा हायर एजुकेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ यहीं पर। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।